हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बताइए ताकि इसके आगे के चैप्टर्स अपलोड करता रहूं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। 11 फाइट। कुछ ही देर में अहाना अपना काम करके वहां से बाहर चली गई। सिद्धांत की नजर भी उसके जाते हुए फिगर पड़ी। पहले तो वो उसके स्टाइल को चेंज करने से काफी हैरान था, लेकिन उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसने न केवल अपना लुक ही नहीं बल्कि खुद को भी बदल दिया था। उसे अब उस लड़की में दिलचस्पी आने लगी थी, जिसका ध्यान इतने समय तक उस लड़की के काफी मिन्नतें करने के बाद भी उस पर न गया हो। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्यों इस बार उसका ध्यान अपने आप ही उस पर चला गया। वो इस एहसास को तो अभी समझ ही नहीं पा रहा था। अब आगे। अहाना एक बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। उसके भाई ऋषभ ने उसे वहीं पर उसका इंतजार करने के लिए कहा था। इस समय कॉलेज को बंद हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए रोड पर इक्का दुक्का कार ही दिखाई दे रही थी। अहाना जब अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि तभी बस के पीछे से कुछ लड़कों की आवाज आती है। वाह, आज तो हमारी किस्मत चमक गई। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी इतनी सुनसान सड़क पर। लगता है हमारे आने का ही वेट कर रही थी। उसके साथ वाला आदमी अपनी गंदी स्माइल को दिखाता हुए कहता है, तो अभी चलकर उसका ये इंतजार भी खत्म कर देते हैं। उसी ग्रुप के तीसरे आदमी ने अपनी हवस को न छुपाए बिना अहाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बड़े दिनों बाद क्या माल देखने को मिला है। इसकी दावत तो सबसे पहले मैं ही लुटूंगा। वो चार लोगों का समूह अपनी घिनौनी बातें करते हुए अब अहाना से ज्यादा दूर नहीं था। अहाना को उनकी इन घटिया बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उस ग्रुप का सबसे हटा कट्टा आदमी अहाना को देखकर अपनी लार टपकाते हुए कहता है, बाप रे, पास से देखने पर तो ये और भी खूबसूरत लग रही है। आज तो हमारी चांदी ही हो गई। कहते हुए वो अहाना के पास उसका हाथ पकड़ने के लिए आता है। लेकिन वो अहाना को जरा भी टच कर पाता उससे पहले ही अहाना ने उसके टच को अवॉइड करते उसे चकमा दे दिया और अपना एक मुक्का उस आदमी के चेहरे पर मारा। उसका मुक्का पड़ते ही वो आदमी धड़धड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके साथ के तीनों आदमियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पतली दुबली लड़की उनके साथी को अपने पतले नाजुक हाथ के एक मुक्के से उनके हटे कटे साथी को गिरा देगी। जिस आदमी को अभी मुक्का पड़ा था, वो खुद को संभालते हुए बहुत ही गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है और इस बार अपनी मार का बदला लेने वो अपनी पूरी ताकत से उसे भी पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके थोड़ा पास आते ही अहाना ने एक फ्लाइंग किक उसके चेहरे पर मारी और वो तुरंत जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी इस बार उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए अपने साथियों को चिल्ला कर कहता है, सालों कब तक मुझे मार खाता देखते रहोगे कि इस लड़की को मारोगे भी। अपने साथी का हाल देखकर और उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर वे अब भागते हुए अहाना को मारने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वो लोग भी अपने पहले के साथी की तरह जमीन की धूल चाट रहे थे। अहाना आराम से चलते हुए उस हटे कटे आदमी के पास जाती है। इस बार उस आदमी की आंखों में हवस की जगह डर ने ले ली थी। वो अपनी डरी हुई नजरों से अपने पास आती लड़की की पतली फिगर को देख रहा था। अहाना ने जिस तरह कुछ ही पलों में उसके साथियों को बेहोश कर दिया, उसे देखकर उस व्यक्ति को लग रहा था कि अहाना ने तो उसे अभी तक अपनी पूरी ताकत से भी नहीं मारा था। लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। हालांकि वो इस समय उठाने और वहां से जाने में सक्षम था, लेकिन उसकी अपनी जगह से उठने की भी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो बस यही चाह रहा था कि अगर उस लड़की ने देख लिया कि उसे ज्यादा नहीं लगी है तो उसका भी हाल अपने बेहोश शक्तियों जैसा ना हो जाए, जिनकी हड्डियों के टूटने की आवाज उसने थोड़ी देर पहले सुनी थी। अहाना उस आदमी के पास आकर अपना घुटना मोड़कर उस आदमी के सामने बैठती है और अपने हाथों से उस आदमी के बालों को खींचकर उसका सर ऊपर करके उसकी आंखों में डर को देखती है तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। उस वक्त अहाना को कोई देख लेता तो डर से उसके पसीने छूटने लगते। आखिर अहाना सच में तो कोई अमीर बाप की बेटी नहीं थी। वो तो एक अनाथ थी जिसने कदम कदम पर कितनी ही मुश्किलों का सामना करके अपना बिजनेस ऊंचाइयों पर खड़ा किया था। कोई भी उससे आमने सामने की लड़ाई में आज तक नहीं हरा पाया था। उसने अपने दुश्मनों पर कभी रहम करना नहीं सीखा था। वो तो एक सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फाइटर भी थी, तो ये छोटे मोटे गुंडे आखिर उसका क्या ही बिगा पाते। वो उस आदमी की आंखों में आंखों डालकर कहती है, अगली बार कभी किसी लड़की को छेड़ने का ख्याल भी तेरे मन में आया तो हमेशा इस चेहरे को याद कर लेना। और अगर मैंने दोबारा तुझे अपने आसपास फटकते हुए भी देख लिया तो इस बार तेरी और तेरे इन पंचों की जान लेने में मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। अब अगर तू अगले 1 मिनट में अपने पंचों को लेकर यहां से नहीं निकला तो मेरा मन बदल भी सकता है।
वो हट्टा कट्टा आदमी जिसकी डर से अब तक पेंट गिली हो चुकी थी, वो बिना एक भी मिनट गवाए लड़खड़ाते हुए उठा और अपने आदमियों को जल्दी से होश में लाते हुए लखड़ाते कदमों से अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही समय वो जगह पहले जैसी ही शांत हो जाती है। उसके कुछ मिनट ही बीते होंगे कि एक स्पोर्ट्स कार स्पीड से अहाना के बगल में आकर एक तेज आवाज करके रुक जाती है। उस रेड कलर की स्पोर्ट्स कार से ऋषभ अपना सर निकालते हुए कहता है, छोटी आजा। अहाना भी बिना कुछ बोले पायलट की सीट पर जकार बैठ जाती है। वो कार दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। चैप्टर 12 अहाना और ऋषभ। उस रेड कलर की स्पोर्ट्स कार से ऋषभ अपना सर निकालते हुए कहता है, छोटी आजा। अहाना भी बिना कुछ बोले पायलट की सीट पर जकार बैठ जाती है। वो कार दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अब आगे कार में अहाना अपने ही मन में कुछ न कुछ सोचती जा रही थी कि तभी एक आवाज से वो अपने सोच से बाहर आती है और अपने बगल में बैठे अपने भाई की तरफ देखती है। चाहे जो हो, उसे अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से अपना लिया था। ऋषभ अपनी छोटी बहन को अपने सोच में इस तरह गुम देखकर उसको भटकाने के लिए अपनी केयरफ्री आवाज में कहता है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया कॉलेज में। ऐसा कहते हुए वो उस पल में चला गया जब कॉलेज के सभी लोग उसकी छोटी बहन का बदला हुआ रूप देखकर भौचक के रह गए थे और कॉलेज के सारे लड़कों की आंखों में अहाना से बात करने और उससे फ्लर्ट करने की इंटेंशन साफ दिख रही थी। अहाना अपने भाई के सवाल पर एक केयरफ्री स्माइल देकर कहती है, मेरे कॉलेज का आज का दिन बहुत ही अच्छा गया और मैंने आज एक नई दोस्त भी बना ली जिसका नेचर बहुत ही खुश मिजाज है, लेकिन वो बक बक बहुत करती है। वो अपनी नई दोस्त दिया के बारे में बात कर रही थी। अहाना की बात पर ऋषभ थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखकर कहता है, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो सोनिया थी ना, और तुम तो पूरे कॉलेज में उसके अलावा किसी और से बात भी करना पसंद नहीं करती थी, तो किसी से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। ऋषभ अपनी बात कहकर अपनी बहन को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसकी रचनात्मकता कम नहीं हो रही थी। उसे अपनी बहन का व्यवहार काफी बदला बदला लग रहा था। अगर उसका चेहरा वही नहीं होता तो वो कब का यही मान लेता कि उसके सामने बैठी ये लड़की कोई और है। लेकिन जो भी हो, उसे अपनी बहन का ये व्यवहार और आत्मविश्वास बहुत ही पसंद आ रहा था। वो तो हमेशा से अपनी बहन को इसी ही रूप में देखना चाहता था। सोनिया का नाम सुनते ही अहाना के चेहरे की मुस्कान छोटी हो जाती है और उसकी आंखों की गहराइयों में ठंडक आ जाती है। लेकिन अपने जीवन की इतनी मुश्किलों को पार करने की वजह से उसे अपने इमोशंस को अच्छे से काबू करना आता था। जल्दी ही उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने भाई की बात का जवाब देते हुए बोली, मुझे अब उस लड़की के इरादों की अच्छे से पहचान करनी आ गई है। अब मैं पहले जैसी नादान और बेवकूफ़ नहीं रही जिससे ये भी ना समझ आए कि कौन आपकी भलाई चाहता है और कौन आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। इसीलिए मैंने उस लड़की से अपनी दोस्ती खत्म कर ली है। अपनी छोटी बहन की समझदारी भरी बातों को सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर वो खुशी के एक्सप्रेशन गायब हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि सिद्धांत जैसे पत्थर दिल इंसान के साथ रहने की वजह से उसकी बहन, जो हमेशा से बहुत चुलबुली और भोली भाली थी, वो अचानक से बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। उसे ये सोच सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं उसकी बहन ने सिद्धांत के साथ रहकर पता नहीं क्या क्या झेला होगा जिसकी वजह से वो इतनी बदल गई है। उसकी बहन का व्यवहार तब से ही बदला बदला लग रहा था जब से वो हॉस्पिटल से वापस घर आई और अपनी सारी जिद छोड़कर उनके साथ रहने का फैसला किया था। उसकी पकड़ कार की स्टीयरिंग पर मजबूत होती जा रही थी। वो अपने दांत पिसते हुए अपने मन में कहता है, सिद्धांत, मैं अपनी बहन को इतना टॉर्चर करने के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जल्द ही समय आएगा जब मैं तुमसे इन सब का चुन चुन कर बदला लूंगा। अहाना अपने भाई के मन में चल रही बातों से अनजान अपना बेबी फेस बनाते हुए कहती है, भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अपनी बहन का प्यारा चेहरा देखकर ऋषभ का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो अपना सर हिलाते हुआ हार मानने वाले अंदाज में कहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अभी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट की तरफ कार रोकता हूँ। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर तेरी भूख का भी इलाज हो जाएगा और हम खाते खाते जी भरकर गप्पे भी मार लेंगे। अहाना भी खुशी से अपना सर हाँ में हिला देती है। हालांकि अभी उसने कैफे में काफी सारी चीजें ऑर्डर की थी, लेकिन सिद्धांत के वहां होने और उसे लगातार घूमने की वजह से वो अपना फोकस खाने में कर ही नहीं पा रही थी। इसीलिए इस वक्त उसके खाली पेट में चूहे हुड़दंग मचाए हुए थे। इस समय अहाना को कोई भी देख लेता तो कोई भी उस क्यूट लड़की को पहले वाली तेज और बोल्ड लड़की से तुलना नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा था दोनों को पर्सनैलिटी बिल्कुल ही पलट गई हो।
हालांकि अहाना एक स्ट्रांग लड़की थी, लेकिन अनाथ होने की वजह से किसी ने कभी उसका ध्यान नहीं रखा था और ना ही उसे इतना प्यार किया था। इसीलिए अपने लिए इतनी सारी केयर और प्यार मिलने पर उसके अंदर की बच्ची बाहर आने लगी। बस एक यही चीज थी जो पुरानी अहाना और नई अहाना में कॉमन थी। दोनों जल्दी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। ऋषभ उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहता है, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं अक्सर यहाँ खाना खाने आया करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरा एक वीआईपी रूम हमेशा ही खाली रहता है। ये यहाँ के रेगुलर कार्ड होल्डर को मिलने वाले फायदे हैं। मैंने बहुत बार मॉम डैड को यहाँ पर डिनर करवा है, उन्हें भी यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था। लेकिन फिर अपनी बहन को एक चील के साथ देखते हुए कहता है, तुम हमेशा अपने उन बेवकूफ़ दोस्तों के साथ ही रहा करती थी और मेरे साथ कभी भी जाने के लिए तुरंत मना कर दिया करती थी। इसलिए आज ये पहली बार है कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। तभी ऋषभ को वहां आते देखकर वहां का एक वेटर जल्दी से ऋषभ को ग्रेट करते हुए कहता है, गुड इवनिंग सर, चलिए मैं आपको आपके वीआईपी रूम तक छोड़ देता हूँ। ऋषभ भी वेटर को उसके पास आते देखकर एक छोटी सी स्माइल पास कर देता है। इसके बाद दोनों ही वेटर के पीछे पीछे अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। 13 अनटाइटल्ड चैप्टर। तभी ऋषभ को वहां आते देखकर वहां का एक वेटर जल्दी से ऋषभ को ग्रेट करते हुए कहता है, गुड इवनिंग सर, उद्धरण चिन्ह, चलिए मैं आपको आपके वीआईपी रूम तक छोड़ देता हूं। ऋषभ भी वेटर को उसके पास आते देखकर एक छोटी सी स्माइल पास कर देता है। इसके बाद वो दोनों ही वेटर के पीछे पीछे अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। वो वीआईपी रूम ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर ज्यादा छोटा भी नहीं था। यहाँ पर 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। उस रूम की दीवारों पर बहुत ही कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। वो रूम बहुत क्लासी लग रहा था। उस कमरे के एक कोने पर सोफा भी रखा था, जिसमें 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते थे। अहाना उस कमरे को देखकर खुद से ये कहे बिना नहीं रह सकी, अब पता चला रेस्टोरेंट में ये वीआईपी रूम को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जाता है। मुझे तो ये सब देखकर लग रहा है कि अपने पिछले जीवन में मैंने तो अपनी लाइफ ढंग से जी ही ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असली लाइफ तो ये सब अमीर ही एंजॉय कर सकते हैं, मेरे जैसे अनाथ नहीं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को सफल बनाने में निकाल दी। और आखिर में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे अपने जिन पर विश्वास करने की वजह से, जिन्होंने मेरी इसी सफलता के लिए मेरा मर्डर कर दिया। उसकी इस मायूसी ने उसे अब धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया था। उसे अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हजारों सुइयों को एक साथ ही उसके दिल पर चुभा दिया हो, और ये चुभन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। जब ऋषभ रूम में आया था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे चल रही उसकी बहन अपने ख्यालों में इतना गुम हो चुकी है कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखों में उसके मन में चल रहे दुख को बयां करते हुए अब नम हो चुकी थी। जैसे ही ऋषभ कुछ कहने के लिए आहना की तरफ पलटता है तो उसकी आंखों में रुके हुए अंशु को देखकर वो एक पल के लिए तो हैरान रह जाता है। फिर अपनी चिंता भरी आवाज में आहना से पूछता है, क्या हुआ, तू एकदम से इतनी दुखी क्यों हो गई? कहीं मेरी उन बातों को तूने सीरियस तो नहीं ले लिया? फिर अपने हाथ से आहना के सर को सहलाते हुए कहता है, क्या तू पागल है? मैं तो बस तुझे चिढ़ा रहा था। और वैसे भी अगर हमें पहले अच्छे से एक साथ समय नहीं बिताया था तो अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। और मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब से तुझे हर वो जगह घुमाऊंगा जो मेरी फेवरेट है, और ये सारी जगह तुझे भी बहुत पसंद आएगी। तो अब तू अपनी इन सुंदर सी आंखों को अब और ज्यादा खराब न कर, वरना रोने की वजह से तेरी आंखों फूल कर पकौड़े जैसी हो जाएंगी। ऐसा कहकर वो अपनी हंसी और न दबते हुए जोरों से हंसने लगता है। हाँ 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 हाँ। पहले तो आहना अपने भाई की उन बातों को सुनकर इमोशनल हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने भाई की आखिरी लाइन को सुना तो उसका मुंह ही बन गया। लेकिन अब उसके चेहरे की सारी उदासी कहीं गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह हंसी ने ले ली थी। जब ऋषभ देखता है कि अब उसकी बहन का मूड पहले से थोड़ा बेहतर है तो उसने अपनी मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तेरा मुंह बनाना हो गया है तो अब हम टेबल पर बैठकर कुछ ऑर्डर कर ले, क्योंकि अब तो मेरे भी पेट में चूहे कूदना शुरू कर चुके हैं। अपने भाई की बातों को सुनकर आहना अब ज्यादा न सोचते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उन दोनों अपना अपना खाना खाना भी शुरू कर दिया था। अपने भाई को अपने खाने में पूरी तरह से फोकस देखकर आहना कुछ कहने के लिए अपने गले को खराश करने का नाटक करती है, ताकि इसके भाई का ध्यान उसकी तरफ हो सके, और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। ऋषभ आहना की तरफ ही देख रहा था जैसे उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो। आहना थोड़ा झिझकते हुए अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है, वो भाई, मैं वो, अरे अब
मैं ही करती रहेगी कि आगे भी कुछ कहेगी? और तुझे कब से मुझसे कोई बात करने के लिए इतना सोचना पड़ गया? जब वो देखता है कि इतना कहने पर भी उसकी बहन झिझक रही है तो वो आगे कहता है, अरे अब आगे बोलेगी भी या फिर तू हमारा खाने के ठंडा होने तक मुझसे इंतजार करवाएगी? देख, अगर ऐसा हुआ ना तो आज का सारा बिल तुझे ही देना पड़ेगा। हालांकि उसकी इन बात को अहाना से मजाक में कहा था, लेकिन उसे कहाँ ही पता था कि उसकी छोटी बहन तो अब पहले जैसे नहीं रही। अब तो वो अहाना रही ही नहीं जिसे पैसे की कोई चिंता कभी हुई ही नहीं, बल्कि अब ये वो अहाना थी जिसकी रगों में कूट कूट कर कंजूसी भारी हुई थी। अपनी इसी कंजूसी के चलते उसे भले ही अपने पिछले जीवन में कितना ही पैसा क्यों ना कमा लिया हो, उसने कभी उन्हें अपने ऐश के लिए बेवजह नहीं उड़ाया। अपने भाई की कही बातों को सुनकर अहाना इतना डर गई कि उसकी आंखों बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों अभी बाहर आ जाएंगी। वो तुरंतम हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे क्या कहना था। प्लीज आप मुझसे बिल मत भरवाना, इस जगह को देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ का खाना कितना महंगा होगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे मुझे ये पूछना था कि कल कोई बिजनेस पार्टी होने वाली है जिसमें देश के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। वैसा क्या आपको भी इस पार्टी में आमंत्रित किया गया है? पहले तो ऋषभ अपनी बहन के अजीब व्यवहार से भ्रमित हो जाता है, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचते हुए बस हाँ में अपना सर हिला देता है। अहाना फिर अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए कहती है, भाई भाई, तो क्या मैं भी इस पार्टी में आपके साथ चल सकती हूँ? जैसे ही उसे लगता है कि उसका भाई उसे मना करने वाला है, तो वो अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, आप तो जानते ही हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी तरह और डैड की तरह ही बिजनेस करना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे उस पार्टी में देखना है कि आखिर हमारे देश के टॉप बिजनेसमैन आखिर है कौन कौन, और हमारा कंपटीशन कौन कौन होने वाला है। ऋषभ भी उसकी डेडिकेशन को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। आखिर उसकी बातों में लॉजिक भी था और उसे भी तो आगे चलकर उसके साथ अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना था, और वो भी तो उसके साथ ही पार्टी में जाने वाला था। तो भला उसे इस बात से क्या ही परेशानी हो सकती थी? अपने भाई की हाँ सुनकर अहाना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने भाई को बार बार थैंक यू कहने लगती है। अपनी बहन को इतना खुश देखकर ऋषभ भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों जल्दी हो अपना डिनर पूरा करके घर के लिए निकल जाते हैं। चैप्टर 14 अहाना की खूबसूरती। ऋषभ भी उसकी डेडिकेशन को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। आखिर उसकी बातों में लॉजिक भी था और उसे भी तो आगे चलकर उसके साथ अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना था, और वो भी तो उसके साथ ही पार्टी में जाने वाला था। तो भला उसे इस बात से क्या ही परेशानी हो सकती थी? अपने भाई की हाँ सुनकर अहाना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने भाई को बार बार थैंक यू कहने लगती है। अपनी बहन को इतना खुश देखकर ऋषभ भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों जल्दी हो अपना डिनर पूरा करके घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन शाम को ऋषभ हॉल में इधर से उधर चक्कर लगते हुए बटबटता जा रहा था। मैंने ना इस लड़की को साथ जाने के लिए हाँ करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इन लड़कियों का कोई भी भरोसा नहीं होता, 10 मिनट में तैयार होने का कहकर 1 घंटा ही लगा देती है। कल खुद ये पार्टी में जाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन अब देख लो इन मैडम को इनका तो रेडी होना ही पूरा नहीं हो रहा। अपने हाथ में बंदी घड़ी में समय देखते हुए झुंझलाते हुए अपनी आवाज में थोड़ा जोर लाते हुए कहते हैं, अब अगर तूने और देर की तो पार्टी खत्म भी हो जाएगी और मेरे किए सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। मैंने आज के लिए बहुत समय पहले से तैयारी कर रखी थी, अब कृपया जल्दी भी कर। अगर तू 5 मिनट में नहीं तो मैं अकेले ही पार्टी के लिए निकल जाऊंगा। मैं बता देता हूँ, फिर तेरा वो पपी फेस देखकर भी मैं पिघलने वाला नहीं, समझ लेना तू। कहते हुए दोबारा से अपनी कलाई में बंधी घड़ी में समय देखते हुए इधर से उधर टहलने लगता है। मिस्टर एंड मिसेस रॉय दोनों ही हॉल के सोफे पर बैठकर अपने बेटों की इस हालत पर मुस्करा रहे थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि ये बदलाव उनके अहाना के हॉस्पिटल में वापस आने के बाद से ही शुरू हुए हैं। जब से अहाना हॉस्पिटल से वापस आई थी तभी से उसने अपने परिवार को सच में अपनाना शुरू कर दिया था, वरना तो वो ज्यादातर गैरों की बात पर ही विश्वास किया करती थी। तभी उन तीनों को सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब उन सभी ने उस तरफ पलट कर देखा तो उनकी आंखों शोक की वजह से बाहर ही निकलने को थी, क्योंकि इस वक्त उनकी हमेशा से दिखने वाली उनकी टॉमबॉय बेटी ने आज बहुत ही सुंदर सा ऑफ शोल्डर ब्लू कलर का पार्टी गाउन हुआ था।
जिस पर एक साइड की तरफ थाई से एक लंबा सा कट था। इसमें अहाना सेक्सी और एलिगेंट दोनों ही बहुत खूबसूरती से कैरी कर रही थी। उसके गोरे रंग पर वो ब्लू कलर का पार्टी गाउन ऐसा लग रहा था जैसे चांद को चारों तरफ से नीले बादलों ने ढक कर रखा हो, लेकिन तब भी वो उसकी खूबसूरती को केवल और भी ज्यादा बढ़ाने का काम ही कर रहे हो। अहाना का परफेक्ट फिगर और उसके कर्व्स उस ड्रेस में काफी अच्छे से पता चल रहे थे, जिसमें उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम ही किया था। ऋषभ तो अपनी बहन की खूबसूरती को देखकर अपनी आंखों और मुंह खोले अपनी टकटकी लगाकर बस अपनी बहन को भूले ही जा रहा था, जो रैंप में चल रही मॉडल से हजारों गुना खूबसूरत लग रही थी। जिसके सामने तो बॉलीवुड की सादरी एक्ट्रेस अगर आ भी जाए तो उसकी बहन की खूबसूरती को देखकर खुद को नीचा समझने लगे। वो अपने होश में तब वापस आया जब अहाना उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। उसे तो अब अपनी बहन को पूरी दुनिया की बुरी नजरों को छुपा कर रखने का मन कर रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अपनी बहन की खूबसूरती को किसी और आदमी को ना देखने दे। लेकिन अब वो जानता था कि उसकी बहन अब पहले जैसी भोली नहीं रही, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आखिर में वो था तो एक भाई ही, और एक भाई आखिर तो एक भाई ही होता है। हमने बस अपने मन ही मन में खुद को वादा किया कि वो अब अपनी बहन को पार्टी में एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं कब कोई आशिक आकर दोबारा आकर उसकी प्यारी छोटी को उससे दूर कर दे। वो अभी अहाना को देखकर अपने मन में ये अब सोचे ही जा रहा था कि तभी पीछे से उसकी मां ने अहाना की बलाया लेते हुए कहा, हाय रे, कहीं आज मेरी प्यारी सी बेटी को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। भगवान तुझे सारी बुरी नजरों से बचा कर रखे मेरा बच्चा। आज तो तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फिर अपने पति की तरफ पलटकर उन्हें ताना मारते हुए कहती हैं, देखिए जी, मैंने कहा था कि अगर मेरी बेटी लड़कियों की तरह ड्रेसअप करेगी तो किसी परी से कम नहीं लगेगी। लेकिन आपने तो कभी मेरी बात ही नहीं मानी। आप दोनों तो कभी उसके ड्रेसिंग को लेकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब मैं उसे लड़कियों की तरह तैयार होने के लिए कहती थी तो आप हमेशा मुझे चुप करा देते थे। आज देखिए हमारी बेटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। भला जीवंत जी या दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी से हार मानने के अलावा क्या ही कर सकता था। सो उन्होंने भी उनसे माफी मांगते हुए कहा, हाँ सीमा जी, हम तब गलत थे। वैसे आपने एक बात तो सच ही कही, आज हमारी परी बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। हमें तो आज अपनी बेटी को देखकर लग रहा है कि हमारी बेटी आज सच में काफी बड़ी हो गई है। अहाना अपने परिवार की बातों को सुनकर अपने दिल में गर्माहट को महसूस कर पा रही थी, जिसका एहसास उसे इस जीवन में आने के बाद ही नसीब हो पाया था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों नम हो चुकी थी। ऋषभ भी अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनकर अपने ख्यालों से वापस आ चुका था और उसमें भी अपनी बहन को इमोशनल होते हुए देख लिया था। लेकिन वो अब तक एक बात नहीं समझ पाया था कि उसकी बहन अपने परिवार से मिल रहे प्यार और देखभाल को देखकर हमेशा इतना भावुक क्यों हो जाती थी, जैसे उसे ये चिंता और अपनापन बहुत सालों बाद नसीब हुआ हो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो जैसा सोच रहा था वही सच था। बल्कि अहाना को तो अपनपन और परिवार का प्यार पूरे एक जन्म के बाद नसीब हुआ था, जिससे उसने अपने पिछले जीवन में सिवाय धोखे के अलावा कभी कोई एहसास महसूस ही नहीं किया था। उसने अपने पेरेंट्स के इमोशंस को रोकते हुए सबसे विदा लेकर अहाना का हाथ अपने हाथों में पकड़कर सबको बाय करते हुए जल्दी से रॉय विला से बाहर अपनी कार की तरफ जाना शुरू कर दिया। उससे बिना अपनी बहन को और कुछ कहे कार में बिठाकर उसे अपने इमोशंस को संभालने का मौका देते हुए कार को पार्टी लोकेशन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इस समय उसकी कार हवा से बात कर रही थी। जल्दी ही उनकी कार 7 स्टार होटल के सामने जाकर रुकी। 15 अहाना का प्लान। उसने अपने पेरेंट्स इमोशंस को रोकते हुए सबसे विदा लेकर अहाना का हाथ अपने हाथों में पकड़कर सबको अपना हाथ हिलाते हुए जल्दी से रॉय विला से बाहर अपनी कार की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसे बिना अपनी बहन को और कुछ कहे कार में बिठाकर उसे अपने इमोशंस को संभालने का मौका देते हुए कार को पार्टी लोकेशन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इस समय उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। जल्दी ही उसकी कार 7 स्टार होटल के सामने जाकर रुक गई। अहाना ने जब अपने सामने चकाचौंध कर देने वाली लाइट्स की जगमगाती हुई बिल्डिंग की तरफ देखा, जहां पर जाने के वो पहले केवल सपना ही देख सकती थी, उसकी आंखें जुगनू की तरह चमकने लगी। ऋषभ अपनी बहन की एक्साइटमेंट से अनजान कार से बाहर निकलकर अहाना को अपने साथ लेकर होटल में एंटर करने लगा। वो भी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन्स में से एक जाना जाता था, हालांकि उसकी तुलना सिद्धांत रायजादा से नहीं की जा सकता थी, लेकिन वो भी यंग एंड बैचलर बिजनेसमैन्स में काफी बड़ा नाम था, इसीलिए उसके आते ही वहां पर उसका स्वागत करने के लिए काफी लोग जमा हो गए।
लेकिन वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों की नज़र इस वक्त उसके साथ चल रही लड़की पर थी, जिसकी खूबसूरती को इग्नोर कर पाना लगभग नामुमकिन था। अहाना हमेशा की तरह अपने आसपास की हैरान नज़रों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बस उस होटल की रॉयल्टी को निहारने में बिजी थी। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि वो जिस होटल को तारीफ अपने मन में करती नहीं थक रही थी, वो होटल उसके पति के बहुत सारे बिजनेस का एक छोटे से रूप का बस एक हिस्सा मात्र था। अगर उसे कोई ये बात बताता भी तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त वो उस होटल की खूबसूरती को एडमायर कर रही थी, ना कि उसके मालिक या अमीरों से उसका कोई लेना देना था, क्योंकि हमेशा से उसके लिए दूसरों का पैसा कभी मायने ही नहीं रखता था। उसे केवल खुद पर और खुद के कमाए हुए पैसे पर भरोसा था। तो चाहे कोई भी इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो, इस चीज से उसे फर्क नहीं पड़ता सिवाय उस इंसान के नेचर और उसकी काबिलियत के। उसके सामने उस इंसान की कोई पहचान नहीं थी। काफी देर तक अपने भाई के साथ रहने से अब उससे काफी बोर होने लगा था, लेकिन वो अब अजीब सी नजरों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसका भाई जो उससे दूर भागने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वो आज इस वक्त जोक की तरह उसे इस तरह चीपका हुआ क्यों है। क्या आज उसके पास खुद के बहुत सारे प्लान नहीं था? तो वो अब तक उसे एक पल के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा, और जहां भी जा रहा है उसे साथ लेकर जा रहा है। लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसके इस तरह तैयार होने की वजह की पार्टी में मौजूद सभी मर्दों की नज़र इस वक्त केवल उसी पर ही टिकी हुई थी। तो ऋषभ आखिर एक भाई होने के नातों अपनी बहन को इस तरह पार्टी में अकेला कैसे छोड़ सकता था, जब उसे पता हो कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर मर्द उसकी बहन के साथ फ्लर्ट करने का बस एक मौका ही ढूंढ रहे थे, और उसके अलग होते ही वो सब उसकी बहन को अकेला पाकर उस पर लाइन मारना शुरू कर देंगे। वो भला ऐसा कैसे होने दे आता था? आखिर किसी भी काम से पहले उसके लिए उसकी छोटी बहन थी। अहाना अपने भाई के अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर इस हाल में एक लंबी सांस लेकर अपना सर हिलाती है, और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तेज नजरों से अपने आसपास धुंधने लगाती है, क्योंकि उससे पता था कि राज उसकी कंपनी को बेचने के लिए बड़े बिजनेसमैन की तलाश में इस पार्टी में जरूर मौजूद होने वाला होगा। इसीलिए तो उसने इस पार्टी में आने के लिए अपने भाई को इतना मनाया था, ताकि वो राज पर नजर रख सके और उसके आगे के प्लान को जानने की कोशिश कर सके। अहाना अभी अपनी तलाश में इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने फिगर पर पड़ी, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बंद करके भी कभी नहीं भूल सकती। यही आखिर में वही लड़की थी जिसकी जलन और नफरत के चलते उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ था, जिसके दर्द की कल्पना भी अगर कोई इंसान करे तो उसकी रूह तक कांप उठे। अहाना को उस लड़की को देखते ही उसकी हाथों की कसकर मुठ्ठियां बंध जाती है, और उसकी आंखों में मानो खून सा उतर जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी उस लड़की पर हमला करके उसे मार देगी। अहाना इस वक्त अपने इमोशंस को जितना संभव हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैताली को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए उसने खुद को संभला और इस वक्त अपना सारा ध्यान अपने पास के लोगों में मौजूद राज को ढूंढने में लगा दिया। तभी उसकी खोज को पूरा करते हुए उसकी नज़र हॉल के साइड में जाते हुए राज पर पड़ी, जो अपने कान पर अपने मोबाइल को लगाए किसी से बात करते हुए किसी शांत जगह की तलाश में। अहाना इस मौके को किसी भी हालत में गंवाने वाली तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसे सबसे पहले कुछ भी करके अपने चिपको हो रहे भाई से दूर जाने का बहाना ढूंढना था। तभी उसे अपना ज्यादा समय न गंवाते हुए एक कॉमन बहाने को यूज करने का सोचा और अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने भाई की तरफ देखा। जब ऋषभ ने अहाना के अजीब से एक्सप्रेशन को नोटिस किया तो परेशानी से उसकी भौं सिकुड़ गई। फिर अपनी कॉन्सर्न भरी आवाज में उससे पूछा, छोटी क्या हुआ तुझे? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अपने भाई की बात पर अहाना ने जल्दी से अपना सर हाँ हिला दिया। अब अपने भाई के कान में धीरे से कहा, शायद मेरा पेट कुछ सही नहीं है, मुझे जल्दी ही वॉशरूम जाने की जरूरत है। मेरी तबीयत को देखकर ऐसा लग रहा है शायद मुझे वॉशरूम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ऋषभ अपनी बहन की तबीयत के बारे में जानकर अपनी फिक्र भरी आवाज में कहता है, क्या तू सिर्फ वॉशरूम जाने में कंफर्टेबल महसूस करेगी, या हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तुझे पता है ना तू मुझसे कह सकती है अगर कोई गंभीर बात है तो। अहाना को इस वक्त अपने भाई से झूठ कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास ये सब करने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं था। इसीलिए खुद के अपराध को छिपाते हुए बस ये कहकर बात को टाल दिया कि उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं है, कुछ देर में वो खुद ही ठीक हो जाएगी, बस उसे पेट में हल्का सा दर्द उठ रहा है और ज्यादा गंभीर नहीं है। ऋषभ भी अपनी बहन की स्थिति को समझते हुए उसे अनुमति दे देता है। अहाना जल्दी ही उसकी आंखों से ओझल हो गई।
इत्तेफाक से वो जगह गर्ल्स वॉशरूम के काफी पास थी जहां से इस वक्त राज गुजरा था। अहाना भी बिना कोई देरी किए जल्दी ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जहां से थोड़ी देर पहले राज गुजरा था। तभी उसे रास्ते के अंत में बालकनी में नजर जाती है जहां पर फिलहाल खड़े होकर राज इस समय किसी को कॉल पर बात कर रहा था। वो रास्ता ज्यादा छोटा नहीं था। उस रास्ते के दोनों तरफ रूम्स थे। हालांकि वो रास्ता काफी बड़ा था लेकिन वहां छिपने की कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए अहाना अपने धीमे कदमों से चलकर एक तरफ खड़े होकर राज की सारी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगती है। 16 पैशनेटली किस दिल। इत्तेफाक से वो जगह गर्ल्स वॉशरूम के काफी पास थी जहां से इस वक्त राज गुजरा था। अहाना भी बिना कोई देरी किए जल्दी ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जहां से थोड़ी देर पहले राज गुजरा था। तभी उसे रास्ते के अंत में बालकनी में नजर जाती है जहां पर फिलहाल खड़े होकर राज इस समय किसी को कॉल पर बात कर रहा था। वो रास्ता ज्यादा छोटा नहीं था। उस रास्ते के दोनों तरफ रूम्स थे। हालांकि वो रास्ता काफी बड़ा था लेकिन वहां छिपने की कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए अहाना अपने धीमे कदमों से चलकर एक तरफ खड़े होकर राज की सारी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगती है। अब आगे राज कॉल पर किसी की बात का जवाब देते हुए कह रहा था, हाँ मेरी डील अब फाइनल हो चुकी है और जल्दी ही हम इस बेकार सी कंपनी से अपना छुटकारा भी मिल जाएगा और हम करोड़ों के मालिक भी बन जाएंगे। फिर कुछ देर तक सामने वाले की बात सुनकर कहता है, अरे हाँ, मेरी उस रायजादा कंपनी के सीईओ के असिस्टेंट से बात हो चुकी है। वो हमारी कंपनी को खरीदने के लिए हामी भी भर चुके हैं। सामने वाले की बात में हामी भरते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, अब हमें अपने प्लान में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और अब हम जैसे चाहें वैसे अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। अहाना का इस वक्त गुस्से से खून उबल रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां अब बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके नुकीले नाखून उसकी त्वचा को काटे ही खून की कुछ बूंदों को जमीन पर गिरा रही थी। हालांकि अहाना राज की सारी बातों को नहीं समझ पा रही थी और न ही उसे सामने वाले इंसान की कोई भी बात ही सुनाई दे रही थी। लेकिन उसे इस बात का भरोसा हो गया था कि राज उसकी कंपनी को बेकार समझकर उसके मेहनत के पैसे पर ऐश करने का फुल प्लान बना चुका है। लेकिन उसे केवल एक बात नहीं समझ आ रही थी कि मैताली तो इस वक्त पार्टी में मौजूद थी तो वो किसके साथ ऐश करने के सपने सजा रहा था। उसे तो अब राज को देखकर घिन महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं किस कुत्ते आदमी पर भरोसा करके उसे अपनी सारी जायदाद का मालिक बना दिया था। उसका दिल इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुका था। हालांकि उसे राज से किसी भी तरह का प्यार नहीं था लेकिन राज उसके बचपन का दोस्त था जिससे उसे मैताली के बाद सबसे ज्यादा विश्वास किया था। लेकिन उस आदमी ने तो ना ही उसे छुआ और ना ही अपने इन गुनाहों की भागीदार उस मैताली को ही। तभी राज अपनी बात को खत्म करके सामने वाले इंसान को बाय करते हुए वापस पलट कर उस बालकनी से बाहर की तरफ जाने लगा। जब अहाना उसे बालकनी की तरफ आते हुए देखती है तो उसका दिल धक से हो जाता है। इस समय वो किसी भी हाल में राज के सामने आने का रिस्क नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो इस समय अपने इमोशंस की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे खुद भी डर था कि कहीं अपनी नफरत के चलते वो अपने असली राज को उसके सामने न ले आए। तभी उसकी नज़र अपने पास वाले रूम पर गई। लेकिन इस वक्त लग रहा था कि उसकी किस्मत ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया हो क्योंकि कोई भी रूम इस वक्त खुला नहीं था। घबराहट में उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ जाएगा। तभी उसे अपनी तरफ आता हुआ इंसान दिखाई दिया जिसे वो इस जन्म में केवल एक ही बार मिली थी। लेकिन उस इंसान का उसके साथ एक गहरा रिश्ता था। जब उसने पलट कर देखा तो उसे राज अपने काफी करीब आता दिखाई दिया और सामने देखने पर उसे सिद्धांत दिखाया दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका आज और कल एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन वो अपने कल से ज्यादा अपने आज का सामना करना ज्यादा पसंद करेगी। इसलिए अपने सामने आ रहे सिद्धांत को खुद के सामने खड़ा देखकर उसको अपने और करीब करने के लिए उसकी टाई को पकड़ा और उसे खुद के करीब लाकर दीवार के कोने में खुद को खड़ा करके अपने सामने खड़े हैंडसम आदमी की चेहरे की ठंडक को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने होठों को उसके होठों से दबाकर उसे किस करना शुरू कर दिया। इस घटना के कुछ देर पहले जब सिद्धांत की नजर अहाना पर पड़ी तो वो अहाना का बदला हुआ रूप देखकर भौचक्का था। हालांकि उसे उसकी खूबसूरती से न तो पहले कोई फर्क पड़ता था न ही अब पड़ा। लेकिन पता नहीं उसे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज है जो बार बार इन दोनों मुलाकातों में उसे अहाना की तरफ खींच रही थी। अपने हाल पर चिढ़ते हुए वो भी उसी तरफ चला गया जहां कुछ देर पहले अहाना गई हुई थी। लेकिन जब उसने अचानक से अहाना को इतना डरा हुआ देखा तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। इसीलिए उसकी चिंता की वजह से वो उसके पास जाकर उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने कुछ कहने ही वाला था
कि तभी अहाना ने उसकी टाई को खींचकर उसे एक कोने की तरफ किया और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ऐसा उसके साथ अहाना या किसी भी लड़की ने किया होता तो वो उसे तुरंत खुद से अलग करके उसे धक्का देकर इस होटल से ही नहीं बल्कि इस देश से ही गायब करवा चुका होता। लेकिन पता नहीं उसे ये एहसास इतना पसंद क्यों आ रहा था, बल्कि जब भी कोई लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती तो उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ महसूस होने लगती। ऐसा उसके साथ पहले अहाना के साथ भी होने से महसूस होता था, लेकिन पता नहीं इस बार अहाना के यूं इतने करीब आने से उसे चिढ़ की जगह उसके करीब जाना अच्छा लग रहा था। साथ ही इस वक्त अहाना की किस में डूबा ही जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि समय इस वक्त यही थम जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अनुभव पहले नहीं किया था। उसका मन उसे और भी ज्यादा एंजॉय करने को कर रहा था। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसे किस कर रही लड़की का तो इस वक्त पूरा ध्यान अपने सामने से जा रहे इंसान पर था। जब राज अपने सामने के कपल को इस तरह किस करते हुए देखा तो उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से जाना ही सही समझा, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था कि वो ऐसी जगह पर नहीं था जहां पर वो किसी को भी नाराज करने का जोखिम उठा सकता था। यहाँ का कोई भी बिजनेसमैन अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही फेमस था, और जब उसने सिद्धांत के कपड़ों और उसके बैक व्यू को देखा तो उसे पूरा यकीन था कि वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसके लिए जितना जल्दी हो सके वहां से जाना ही सही समझा, ताकि वो कपल उसे देखकर अनकंफर्टेबल ना हो जाए। जैसे ही अहाना ने राज को उन दोनों से दूर जाते हुए देखा तो उसकी नज़र अपने सामने खड़े आदमी पर गई, जो अपनी आंखों को बंद किए उसे किस करने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। पहले तो उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ते ही कुछ समय के लिए वही थम गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए सिद्धांत को खुद से दूर करने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथों को सिद्धांत के सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। अपनी किस मगन सिद्धांत को जब एहसास हुआ कि अहाना उससे दूर होने की कोशिश कर रही है तो उसका अच्छा मूड तुरंत ही खराब हो गया। उसने अहाना की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से की कार्ड निकलते हुए अहाना के ठीक सामने के दरवाजे के स्कैनर पर कार्ड को स्कैन कराकर दरवाजे को एक झटके से खोल दिया। लेकिन इस बीच उसने अपनी किस को बिल्कुल भी ब्रेक होने नहीं दिया। दरवाजे को लॉक करके अहाना को उससे सटाते हुए अपने एक हाथ की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत रखते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर की तरफ लॉक कर दिया। ये सब कुछ सिद्धांत ने इतनी तेजी से किया कि अहाना कुछ रिएक्शन तक नहीं कर पाए। अहाना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश में जैसे ही अपने पैरों का इस्तेमाल करना चाहा, वैसे ही सिद्धांत ने अपने पैरों से उसको पूरी तरह से लॉक कर दिया और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से प्रेस करने लगा। इस समय अहाना चाहकर भी खुद को 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। इस समय उसके लिए अब सिद्धांत की पैशनेटली किस को रेसिस्ट करना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे वो उसकी किस की वजह की पिघलती जा रही थी। आखिर सिद्धांत था ही इतना हैंडसम और डैशिंग, भला ऐसे ही उसे दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर का टाइटल तो नहीं मिला था, लेकिन तब भी उसने उसकी किस को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की। जब सिद्धांत को एहसास हुआ कि अचानक से अहाना ने अपने मुंह को बंद कर लिया और वो उसके किस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, तो उसने अपना आंखों खोलकर अहाना के चेहरे को अपनी चमकी आंखों से देखा। जैसे ही अहाना की नज़र सिद्धांत की नज़रों से मिली तो उसके दिल की धड़क ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसे सिद्धांत की आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। सिद्धांत अहाना के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी करीब ले जाते हुए उसके चेस्ट के ऊपर रख दिया और उन्हें तुरंत ही उसकी ड्रेस के ऊपर से ही दबाना और धीरे धीरे मसलना शुरू कर दिया। इस समय सिद्धांत के दिल की धड़कन भी इतनी तेज हो चुकी थी कि वो भी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को पहली बार महसूस कर सकता था। उसे इस एहसास को ही पहली बार महसूस किया था और वो इस एहसास को अपने लिए और भी ज्यादा चाहता है था। अहाना अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और आखिर में उसके मुंह से हल्का सी सिस्त निकल ही गई। वो भी इस वक्त पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उसके हाथ अपने आप ही सिद्धांत के सर के पीछे उसके बालों को सहलाने लगे। अहाना की इस रिस्पॉन्स की वजह से सिद्धांत ने अब अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया। उसका एक हाथ उसके सीने को सहलता हुआ उसकी खुली हुई थाई की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों की अब उसकी खुली हुई थाई को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस के अंदर उसकी थाई की ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जब अहाना को सिद्धांत के बढ़ते हुए हाथों का एहसास हुआ तो तुरंत ही अलग होकर सिद्धांत को अपनी पूरी ताकत से अलग करते हुए उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। कुछ देर पहले सिद्धांत पूरी तरह से उस पल में डूब चुका था और खुद पर कंट्रोल खो चुका था।
इसीलिए अहाना के धक्के की वजह से वो कुछ कदम पीछे हटकर लखा गया। 17 अनटाइटल्ड चैप्टर। अहाना की इस रिस्पॉन्स की वजह से सिद्धांत ने अब अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया। उसका एक हाथ उसके सीने को सहलता हुआ उसकी खुली हुई थाई की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों की अब उसकी खुली हुई थाई को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस के अंदर उसकी थाई की ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जब अहाना को सिद्धांत के बढ़ते हुए हाथों का एहसास हुआ, तो तुरंत ही अलग होकर सिद्धांत को अपनी पूरी ताकत से अलग करते हुए उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। कुछ देर पहले सिद्धांत पूरी तरह से उस पल में डूब चुका था और खुद पर कंट्रोल खो चुका था। इसीलिए अहाना के धक्के की वजह से वो कुछ कदम पीछे हटकर लखा गया। अब आगे। अहाना का इस समय गुस्से और शर्म की वजह से पूरा चेहरा लाल हो गया था। गुस्सा इसलिए क्योंकि सिद्धांत ने उसे बिना अनुमति के उसे हाथ लगाया था, और शर्म इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका साथ दे रही थी। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले किसी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। पिछले जीवन में जब भी राज बहाने बनाता हुआ उसके करीब आने की कोशिश करता था, तो पता नहीं क्यों उसे उसका अपने करीब आना और टच भी काफी अनकंफर्टेबल लगता था। उसने पहले कभी किसी को भी खुद को टच तक नहीं करने दिया। अच्छी फाइटर होने की वजह से अगर वो किसी को भी आने करीब नहीं आने देना चाहती थी, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसके साथ ये भी करे। आखिर सिद्धांत भी कुछ ही देर में खुद के जज्बातों को काबू कर चुका होता है, लेकिन जब वो अपनी आंखों में अपनी अधूरी इच्छा को लिए अपनी नजर अहाना की तरफ करता है, तो उसकी आंखों में गुस्सा देख वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन से क्योंकि भों को सिकुड़ कर अहाना से सवाल किए नहीं रह पाता। तुम इस तरह मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? ऐसा नहीं है कि इस सब की शुरुआत मैंने की थी, और वैसे भी ना आज और ना ही पहले मैं तुम्हारे करीब आने की पहल की। वो तुम ही हमेशा से मेरे करीब आने के नए तरीके ढूंढ ही लेती हो। बस इस बार मैंने भी तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया। अहाना, जो इस वक्त गुस्से से अपने लाल आंखों के लिए सिद्धांत को घूरे जा रही थी, अब कंफ्यूज होने की बारी उसकी थी। अपने मन में खुद को डेटते हुए कहती है, वैसे ये आदमी बोल तो सच ही रहा है। इस बार तो पहल मैंने ही की थी। लेकिन एक मिनट। इतना सोचकर वो सिद्धांत को घूरती निगाहों में अपनी निगाहें मिलाते हुए कहती है, अभी तुमने क्या कहा? मैं हमेशा तुम्हारे करीब आने के बहाने ढूंढती हूँ, और तुम इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने ही मन में कहानी बनाते जा रहे हो। मैं तो तुमसे केवल एक बार। बोलते हुए उसने तुरंत ही खुद को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर अपनी बात को घुमाते हुए आगे कहती है, मैं तो तुमसे केवल एक बार ही हॉस्पिटल से आने के बाद ही मिली हूँ। तो तुमने कैसे सोचा कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे करीब आना चाहूंगी? अहाना की बातों को सुनकर दोबारा से एक अपराधबोध सिद्धांत को घेर लेता है। हालांकि पहले उसे इतना दोषी महसूस नहीं हो रहा था कि जितना अब हो रहा था, लेकिन वो था तो सिद्धांत ही, तो भला खुद को गलत कैसे साबित होने दे सकता था। उसने भी अहाना का जवाब में कहा, अगर तुम मेरे करीब नहीं भी आना चाहती थी तो मुझे किस क्यों किया, और अगर किया तो अब इसमें बहाने क्यों बना रही हो? तुम पहले भी मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करती थी, और आज भी तुमने कुछ नया नहीं किया है। एक सेकंड, अब मुझे पता चला तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। क्योंकि इस बार मैंने भी तुम्हें खुद के करीब आने दिया, तो तुम अपनी सक्सेस की वजह से अब मुझे ये एहसास करवाना चाहती हो कि मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट करके गलत किया। ओके, ठीक है। मैं इस बार तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि इस बार जूझे तुम्हें संतुष्ट करने में कोई भी समस्या नहीं है। इससे पहले कि सिद्धांत अपनी सोच के घोड़ों को और दौड़ता, अहाना उसे बीच में रोकते हुए कहती है, शट अप, जस्ट शट अप। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। लेकिन मिस्टर सिद्धांत रायजादा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि जब आपने मुझे खुद से दूर जाने को कहा था, तो जाते जाते मुझे आपने और आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर आगे मैं कभी भी आपके सामने या आपके करीब आने की कोशिश भी करती हूँ, तो आप हमारी 3 साल के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अब केवल 1 ही साल बचे, उससे खत्म करके मुझे तलाक देकर मुझे खुद से अलग कर दोगे। इसलिए अपने फेस पर मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ आगे कहती है, तो मिस्टर सिद्धांत रायजादा, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए अब ये ऑफिशियल कहती हूँ कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में बच्चा हुआ वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म होता है। अहाना तो अहाना थी, भला वो सिद्धांत को बिना कुछ ज्यादा सुनाए जाने कैसे दे सकती थी। इसीलिए अपने आंखों में अपनी शरारत को छुपाए उसे एक टेढ़ी स्माइल अपने फेस पर लाकर और सिद्धांत को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, और वैसे भी तुम पहले मुझे इतना ज्यादा परहेज करते थे,
तो मैं तुमसे पूरी तरह से अलग होने के पहले ये कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं तुम वो तो नहीं। पहले तो सुधांत अहाना की खुलासे और बीती सच्चाई को बयां करने की वजह का शौक और पछतावे में था। लेकिन इस तरह उस लड़की को खुद पर इस तरफ सवाल उठाए जाने से उसका शांत दिमाग तुरंत गुस्से की वजह से गर्म होने लगा। उसे अपने जलती निगाहों से अहाना को देखते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही अहाना अपनी चिंढ़ाने वाली स्माइल को थोड़ा और बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सिद्धांत। मुझे अब ये कंफर्म हो गया है कि तुम पूरी तरह से सही हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सभी मीडिया एंड न्यूज वालों को भी बता सकती हूँ। उन्हें तो अब भी यही गलत फहमी है कि तुम कोई। इतना कहते ही वो कुछ देर का पॉज लेती है, फिर अपनी आंखों को सिद्धांत के गुस्से से भरे चेहरे पर गड़ाते हुए कहती है, जिस वजह से तुमने अपने दादाजी को दिखाने के लिए मुझसे ये झूठी 3 साल की शादी की थी, लेकिन वे तब भी काफी दुखी रहते थे तुम्हारे बेर में सोचकर। इसलिए मैं तुमसे अलग होने से पहले तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अहाना के इतना उकसाने के बाद सिद्धांत का रहा सहा सब्र भी अब खत्म हो गया था। अपने आंखों में गुस्से के साथ उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ वो धीरे धीरे चलते हुए अहाना के करीब जाने लगा। सिद्धांत का वो मिस्टीरियस लुक देखकर अहाना के मन की सारी मस्ती एक पल में ही फूर हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी खूंखार शेर के मुंह में हाथ दिया था। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी सिद्धांत के साथ किसी भी तरह का मजाक करने की। सिद्धांत के हर पल बढ़ते कदमों के साथ साथ अहाना के दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जा रही थी। सिद्धांत अहाना के करीब आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा केवल 1 इंच की दूरी पर आकार रुक गया और अपनी आंखों को उसकी आंखों से मिलाते हुए अपनी व्यंग्यात्मक आवाज में बोला, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सिद्धांत की आवाज और उसकी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान को देखकर अहाना को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सिद्धांत जिस भी गुड न्यूज की बात कर रहा था वो उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाली थी। अब उसे अपने बड़बोलेपन पर भी गुस्सा आने लगा था। सिद्धांत की आगे की बात को सुनने के लिए अहाना की दिल की धड़कन इस वक्त बुलेट ट्रेन की गति की तरह चल रही थी। अहाना की नजरों में घबराहट को महसूस करके सिद्धांत एक पल के लिए तो रुका, लेकिन फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम्हें मेरी मर्दानगी किसी को भी प्रूफ नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मेरी रियल वाइफ मिस अहाना सिद्धांत रायजादा बनकर मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी और अपनी वो सारी जिम्मेदारियों को निभाओगी जो एक रियल वाइफ को अपने पति के लिए करनी होती है। सिद्धांत की बातों को सुनकर जैसे ही अहाना ने मना करने के लिए अपने मुंह को खोला ही था, वैसे ही सिद्धांत ने उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए आगे कहा, अगर तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास मुझे मना करने के कोई भी विकल्प है तो मेरे पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मौजूद है, जिसमें तुमने मेरी सारी बातों को मनाने के लिए हामी भरी थी, और मैं तुम्हारी फैमिली को दिए अपने सारे डील भी एक पल में कैंसिल कर सकता हूं। और तुम ये बात अच्छे से जानती ही हो कि तुम्हारे फैमिली बिजनेस और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना हो तो तुम इस बारे में सोच सकती हो। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं तुम्हें अपने परिवार को मनाने का। तब तक तुम बस इस बारे में सोचती रहो कि अब तुम्हें फ्यूचर में मेरी किस तरह से सेवा करनी चाहिए। 18 अहाना का अपनी फैमिली को मनाना। अब तुम्हें मेरी मर्दानगी किसी को भी प्रूफ नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मेरी रियल वाइफ मिस अहाना सिद्धांत रायजादा बनकर मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी और अपनी वो सारी जिम्मेदारियों को निभाओगी जो एक रियल वाइफ को अपने पति के लिए करनी होती है। सिद्धांत की बातों को सुनकर जैसे ही अहाना ने मना करने के लिए अपने मुंह को खोला ही था, वैसे ही सिद्धांत ने उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए आगे कहा, अगर तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास मुझे मना करने के कोई भी विकल्प है तो मेरे पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मौजूद है, जिसमें तुमने मेरी सारी बातों को मनाने के लिए हामी भरी थी, और मैं तुम्हारी फैमिली को दिए अपने सारे डील भी एक पल में कैंसिल कर सकता हूं। और तुम ये बात अच्छे से जानती ही हो कि तुम्हारे फैमिली बिजनेस और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना हो तो तुम इस बारे में सोच सकती हो। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं तुम्हें अपने परिवार को मनाने का। तब तक तुम बस इस बारे में सोचती रहो कि अब तुम्हें फ्यूचर में मेरी किस तरह से सेवा करनी चाहिए। अब आगे। अपनी बात कहने के बाद सिद्धांत अहाना से बिना कुछ भी आगे कहे या सुने वहां से तुरंत निकल जाता है। सिद्धांत के जाते ही अहाना बस अपने दांत पिसती रह जाती है और गुस्से में खुद के बालों को नोचने लगती है। अहाना गुस्से में सिद्धांत को पता नहीं कितनी ही तरह की गलियां दे चुकी थी।
आखिर असलियत में थी तो वो एक अनाथ लड़की, तो उसके लिए ये सब गलियां आना तो आम था। अभी अहाना गुस्से में अशांत बोल ही रही थी कि तभी जमीन पर गिरा उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। खुद की बिगड़ी हालत को नजरअंदाज करके जब अहाना अपना मोबाइल में कॉलर नेम चेक करती है तो उसमें भाई शो होते देख वो हड़बड़ाहट में अपना कॉल पिक करके कान में लगाते हुए जैसे ही हेलो बोलती है, वैसे ही ऋषभ की फिक्र से भरी आवाज से वो अहाना से लगातार कई सवाल एक साथ करने लगता है। अही, तू कहाँ है? क्या तू ठीक है? तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? तू मुझे बता, तू कहाँ है? मैं अभी वहां आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या बात है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अपने भाई को इतना परेशान होते और सवाल करते सुन पहले तो अहाना उसे शांत कराते हुए कहती है, अरे भाई, आप कुछ बोलने दोगे तब तो मैं कुछ बोलूंगी, 1 मिनट शांत होकर मेरी बात तो सुनो। पिया के कहने पर ऋषभ की बड़बड़ाहट तुरंत ही शांत हो जाती है। अहाना ऋषभ को चुप होते सुन जल्दी से समझाती है, वो भाई वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे मेरी कॉलेज की फ्रेंड का कॉल आया था और पार्टी में शोर होने की वजह से मैं बालकनी की तरफ आ गई थी बात करने के लिए, और आप तो हम लड़कियों को जानते ही हो, अगर हम एक बार बात करना शुरू करते हैं तो समय का हमें कोई होश ही नहीं रहता। लेकिन मुझे खेद है भाई, मुझे आपको बता कर आना चाहिए था। अहाना का जवाब सुनकर ऋषभ को उसकी बात पर तुरंत ही विश्वास हो जाता है, इसीलिए उसने अब जाकर राहत की सांस ली और उसे उसके पास जल्दी से आने का बोल उसके पास आने को कहा। कॉल कट करने के बाद अहाना अपने हाल को दोबारा ठीक करती है और मिरर में खुद को अच्छे से देखने के बाद ही वो उस रूम से बाहर निकलती है, लेकिन रह रहकर उसके मन में सिद्धांत की धमकी ही चल रही थी। वो मन ही मन खुद की किस्मत को कोसते हुए सोचती है, अभी यहाँ पुराने दुश्मनों को सबक सिखाने का प्लान बना रही थी, लेकिन ये नई मुसीबत पता नहीं कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। अब मैं क्या करूं हे भगवान, और आपने मुझे किसकी बॉडी में डाल दिया? इतनी बेवकूफ लड़की के सारे फैलाए रायतों को बार बार मुझे ही क्यों समेटना पड़ता है? ओह गॉड, प्लीज मेरी हेल्प करो। लगता है मुझे पहले इस सिद्धांत नाम की मुसीबत पर ध्यान देना होगा, फिर उसके बाद ही मैं अपने उन पुराने दुश्मनों का खेल खत्म कर पाऊंगी। खुद में बड़बड़ाते हुए अहाना जल्दी ही पार्टी में एंटर कर चुकी थी और उसे जल्दी ही ऋषभ भी पार्टी में उसका इंतजार करते हुए मिल जाता है। कुछ देर सवाल जवाब करने के बाद ही ऋषभ की फिक्र पूरी तरह से खत्म हुई। फिर पार्टी में अपना अपना डिनर पूरा करने के बाद वो दो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाते हैं। अहाना जैसे ही अपने कपड़े बदलकर बेड में सोने के लिए जाती है, दोबारा से उसके दिमाग में आज की सारी घटनाएं चलने लगती है। हालांकि वो मरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिद्धांत के साथ उसने अपनी किस को बहुत ही एंजॉय किया था और वो खुद को बहुत ही मुश्किल से उस समय कंट्रोल कर पाई थी। अहाना अपने विचारों को झटकते हुए अपना सर जोर से हिलाती है और अपने चेहरे को ढककर सोने की कोशिश करती है। अगले दिन अहाना ने बहुत ही मुश्किल से सबको ये कहकर मना लिया कि उसने और सिद्धांत ने साथ मिलकर अपने रिश्तों को एक आखिरी मौका देने का सोचा है। अगर अहाना को ठीक नहीं लगा तो वो तुरंत ही सिद्धांत को तलाक देकर हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाएगी। हालांकि अहाना की मां इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उसके पिता को तो सिद्धांत की शक्ति के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी अहाना को सिद्धांत के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। पहले तो वो अहाना को इससे मना इसलिए करते थे क्योंकि सिद्धांत को भी उसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो केवल अहाना ही थी जो सिद्धांत के पीछे गई थी, लेकिन इस वक्त उन्हें पता था कि अगर सिद्धांत अपनी पर आ गया तो उनकी फैमिली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये बात तो ऋषभ को भी पता थी, इसीलिए उसने भी अहाना को जाने से नहीं रोका। लेकिन इस बार उनकी फैमिली को इस बात की तसल्ली थी कि इस बार अहाना उनके संपर्क में रहेगी और अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत होने की जरा भी संभावना हुई तो वो बिना किसी चीज की परवाह किए अहाना को अपने पास वापस लाएंगे। और इस बार उन्हें अहाना की समझदारी पर और उसकी मेच्योरिटी पर भी कहीं ना कहीं भरोसा हो चुका था। चैप्टर 19 सिद्धांत की बीमारी। अगले दिन अहाना ने बहुत ही मुश्किल से सबको ये कहकर मना लिया कि उसने और सिद्धांत ने साथ मिलकर अपने रिश्तों को एक आखिरी मौका देने का सोचा है। अगर अहाना को ठीक नहीं लगा तो वो तुरंत ही सिद्धांत को तलाक देकर हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाएगी। हालांकि अहाना की मां इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उसके पिता को तो सिद्धांत की शक्ति के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी अहाना को सिद्धांत के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। पहले तो वो अहाना को इससे मना इसलिए करते थे क्योंकि सिद्धांत को भी उसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो केवल अहाना ही थी जो सिद्धांत के पीछे गई थी,
लेकिन इस वक्त उन्हें पता था कि अगर सिद्धांत अपनी पर आ गया तो उनकी फैमिली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये बात तो ऋषभ को भी पता थी, इसीलिए उसने भी अहाना को जाने से नहीं रोका। लेकिन इस बार उनकी फैमिली को इस बात की तसल्ली थी कि इस बार अहाना उनके संपर्क में रहेगी और अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत होने की जरा भी संभावना हुई तो वो बिना किसी चीज की परवाह किए अहाना को अपने पास वापस लाएंगे। और इस बार उन्हें अहाना की समझदारी पर और उसकी मैच्योरिटी पर भी कहीं ना कहीं भरोसा हो चुका था। अब आगे अहाना भी सबसे अच्छे से मिलने के बाद अहाना अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसने सिद्धांत को मैसेज करके उसे कॉलेज की छुट्टी के बाद पिक करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ एक शानदार बंगलो के अंदर आलीशान सोफे पर राजा की तरह एक हैंडसम लड़का अपनी तेज टकटकी लगाकर अपने सामने बैठे डॉक्टर की तरफ देख रहा था, जो उसकी पूरी बात सुनकर अभी भी सदमे से अपनी मुंह और आंखों को बड़ा बड़ा खोल बस उसे ही घूरे जा रहा था। जब काफी देर के बाद भी सिद्धांत को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गुस्से में अपने हाथ को मेज पर जोर की पटका, जिसकी तेज आवाज से उसके सामने बैठे नौजवान डॉक्टर अपने होश में वापस आते ही अपने दांत चमकाते हुए अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, क्या यार मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, मैं जरा दोबारा से एक बार क्लियर करता हूँ। हम जानते हैं कि तुम किसी भी लड़की के करीब जाने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हो और तुम्हें ये प्रॉब्लम हमेशा से यानी तुम्हारी टीनेज के समय की शुरुआत से हुई है। ठीक, फिर थोड़ा पोज लेने के बाद आगे कहता है, और वही समस्या उस लड़की के साथ भी थी जिससे तुमने कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज की थी। उद्धरण चिन्ह। ठीक, सिद्धांत अपने गुस्से को शांत करने के बाद हाँ मैं अपना सर हिला देता है। सिद्धांत का कंफर्मेशन मिलते ही वो डॉक्टर दोबारा से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और कल अचानक से तुम्हारी उसी पत्नी ने तुम्हें किस किया जिसको तुमने पूरी तरह से एंजॉय किया और तुम उस वक्त उसके साथ आगे बढ़ने के लिए भी तैयार थे। और तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी वो अजीब सी अनफर्टेबल करने वाली फीलिंग नहीं थी और अचानक से अपनी पत्नी के पास होने से तुम्हें अच्छा फील होने लगा है। मतलब यार अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें तो लगा था तुम इस जन्म में कभी भी किसी भी औरत के करीब नहीं जा पाओगे और अब तुम एक औरत के करीब जाना भी चाहते हो तो वो तुम्हारी बीवी निकली, तो मुझे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही है, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। अरे बड़ी मुश्किलों से हमारे इतने सारे टेस्ट करने के बाद तो हमें ये कंफर्म हुआ था कि तुम गे नहीं हो और अब तुम्हें सेलिब्रेट करने की जगह पता नहीं किस बात की चिंता हो रही है। रुको, मुझे तो लगता है हमें ये खुशखबरी ना दादाजी को भी बता देना चाहिए। ये सुनकर तो उनकी जो थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती है वो भी झट से सही हो जाएगी और देखना तू वो खुशी के मारे जरूर डांस करने लगेंगे, उनकी जो मांगी मुराद पूरी हो गई। अपने सामने वाले इंसान की लगातार बक बक सुका अब सिद्धांत की आईब्रो सिकुड़ गई और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन क्या तूने मुझे ध्यान से नहीं सुना? मेरी बीमारी पहले जैसी ही है, लेकिन अब जब मैं उस लड़की के करीब गया हूँ तो मुझे केवल उसी के करीब जाने में इच्छा होती है। और अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उस लड़की के करीब नहीं जाना चाहता, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की अब मुझे पहले जैसे पसंद नहीं करती और मेरे पीछे आना तो दूर बल्कि मेरे करीब आते ही वो मुझे खुद से अलग कर देती है। तो क्या अब तुम्हें मेरी बात ढंग से समझ में आए? सिद्धांत के दोबारा से अर्जुन, जो उसका पर्सनल डॉक्टर होने के साथ साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, अब उसकी कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो गई और पूरी बात को अच्छे से समझने के बाद उसकी उत्तेजना धीरे धीरे खत्म हो गई। अर्जुन को अब सिद्धांत की स्थिति को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर दोबारा से इस बात पर विचार करना शुरू किया कि अब उसे धीरे धीरे मसले की गंभीरता समझ में आ रही थी। यही कुछ देर समझने के बाद उसे सब बातें याद आने लगी जो आज तक सिद्धांत अपनी पत्नी यानी अहाना के साथ करता हुआ आ रहा था। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि अहाना का सिद्धांत को यूं खुद से दूर करना नॉर्मल था। उसने इतने देर तक सोचने के बाद सिद्धांत को थोड़ा तरस भरी नजरों से देखा और आखिरकार अपना मुंह खोला। देख सिद्धांत, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो कुछ भी तूने अहाना के साथ किया उससे उसका तुझसे दूर जाना बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि उस लड़की ने तेरी वजह से खुदकुशी करने की भी कोशिश की, तो आखिरकार उसके दिल में जो तेरे लिए प्यार था वो फीलिंग पूरी तरह से खत्म होना ये तो ओबियस है। और ये बात तो तू भी अच्छे से जानता है कि भले ही वो लड़की सफिरी थी और उसने अपनी जिद में तेरे पीछे आना चुना, तो तूने भी तो उसकी सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जिसमें उसकी मर्जी और उसकी आज़ादी से जुड़ा एक भी टर्म भी मौजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो अब जो भी तेरे साथ हो रहा है उसका असली जिम्मेदार तो तू ही है, और ये सब तुझे कैसे अपने निजी जीवन में सुलझाना है वो भी तेरा ही बर्डन है।
तो प्लीज मुझे तो अब तू इन सब से दूर ही रख। जैसे ही सिद्धांत कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, वैसे ही अर्जुन अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, और हाँ, मैं बस तेरे लिए इतना कर सकता हूँ कि तेरे दादाजी को फिलहाल के लिए इन सब से दूर रखने की कोशिश कर सकता हूँ। तब तक देख ले तुझे क्या करना है। लेकिन मैं एक बात के लिए तो बहुत ही खुश हूं कि फाइनली तेरी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कम से कम एक लड़की पर तो काम नहीं करती, भले ही इतनी देर से होना ही शुरू हुई हो। अपनी बात कहते हुए अर्जुन वहां से जल्दी ही 9:11 हो जाता है। सिद्धांत भी अर्जुन को वहां से अपना पीछा छुड़ाकर भगते देख अपने दांत पिसता रहता है और कुछ ही देर उसकी नजर हॉल पर टंगी घड़ी की तरफ जाती है। टाइम को देखते ही वो अपने कमरे की तरफ रेडी होने के लिए चला जाता है। चैप्टर 20 सिद्धांत और अहाना का डीप किस। अपनी बात कहते हुए अर्जुन वहां से जल्दी ही 9:11 हो जाता है। सिद्धांत भी अर्जुन को वहां से अपना पीछा छुड़ाकर भगते देख अपने दांत पिसता रहता है और कुछ ही देर उसकी नजर हॉल पर टंगी घड़ी की तरफ जाती है। टाइम को देखते ही वो अपने कमरे की तरफ रेडी होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अहाना का उसके कॉलेज में पूरा दिन बहुत ही स्मूथली गया। जैसे ही वो अपनी क्लासेस कंप्लीट करके कॉलेज की गेट से बाहर निकलकर जाने लगी, तभी उसे अपने सामने एक शानदार ब्लैक कलर की मैबैक कार दिखाई दी, जिसके शीशे भी ब्लैक कलर में थे। कोई भी उस कार के अंदर नहीं देख सकता था। अहाना एक पल के लिए तो उस कार की तरफ देखती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस कार को क्रॉस करते हुए उसके बगल से निकल कर जाने लगी। लेकिन जैसे ही अहाना ने जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उस कार के पीछे का गेट अचानक से उसके सामने खुल गया और उसे उस कार के अंदर एक जाना पहचाना सुंदर चेहरा दिखाई दिया, जिसे मिलने के बारे में वो लगभग भूल ही चुकी थी। जैसे ही अहाना ने सिद्धांत को उस कार में किसी किन की तरह बैठे हुए देखा, तो उसने ज्यादा ना सोचते हुए आगे बढ़कर उस कार में बैठ गई। अहाना के उस ब्लैक मबाक कार में बैठते ही वो कार फुल स्पीड से वहां से आगे बढ़ गई। किसी ने भी उस कार में मौजूद शख्स को नहीं देखा। अहाना ने जब अपने सामने की तरफ देखा तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि कार का पार्टीशन ऑन था। भ्रम की स्थिति में जब उसने अपने बगल में बैठे इंसान की तरफ देखा, जो अभी अपनी आंखों को बंद किए चुपचाप कार की सीट से अपना सर टिकाकर रेस्ट कर रहा था, जैसे वो उसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाह रहा हो। अहाना ने जब सिद्धांत को इस तरह रेस्ट करते हुए देखा, तो ज्यादा न सोचते हुए उसने अपने कांधे उचकाए और अपना मोबाइल निकालकर बिजनेस से जुड़ी खबरें चेक करने लगी। हालांकि उसके बगल में बैठे इंसान की शांत आईब्रो अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी। इस समय सिद्धांत बस मन ही मन यही सोच रहा था कि उसे तो अहाना को अपने करीब आने का इतना अच्छा मौका दिया था, लेकिन फिर भी अहाना ने उसके पास आना तो दूर, उससे हेलो तक बोलना भी सही नहीं समझा। अब उसे मन ही मन अर्जुन की बात सच लगने लगी थी कि अहाना का उस पर सारा इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है। उसे लेने आने से पहले उसने कितना सोचकर अपना सबसे पसंदीदा सूट पहना था और खुद को तैयार करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी निवेश किया था, लेकिन अहाना ने केवल एक ही बार उसकी तरफ देखा और दोबारा तो उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। उसने चुपके से अपना एक आंख को खोला और अहाना को अपनी चोर नजरों से देखा। अहाना को अपने मोबाइल में पूरी तरह का डूबा देखकर उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहले तो अहाना जब भी उसे अकेले पाती तो उससे बात करने और उसके करीब आने के तरह तरह के बहाने किया करती। लेकिन अभी की अहाना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके बगल में बैठे होने में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत ने अब अपनी दोनों आंखों को खोल दिया और अपने मोबाइल में खुद को अच्छे से निहारने लगा कि कहीं उसके ही चाम में ही कोई कमी तो नहीं आ गई थी। खुद को अच्छे से निहारने के बाद उसे इस बात का तो अच्छे ऐसे यकीन हो गया था कि उसके लुक्स पहले जैसे ही, और आज तो उसने खुद को अच्छे से तैयार भी किया था। कुछ देर तक खुद को देखने के बाद दोबारा से उसकी नज़र अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ गई, जो अब पहले की तरह झल्ली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब उस लड़की को कोई भी मर्द एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, लेकिन जाहिर सी बात थी उस लड़की को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने कैजुअल लुक यानी क्रॉप टॉप और स्कर्ट जो उसके घुटनों तक आती थी, उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धांत ये बहुत ही आसानी से बता सकता था कि अहाना ने इस वक्त किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं किया था, ना ही उसने तैयार होने से पहले किसी भी तरह के प्रयास किया, लेकिन तब भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सिद्धांत की नज़र जैसे अहाना के चेहरे पर अटक गई हो, और धीरे धीरे उसकी नज़र उसकी गुलाबी होठों पर जा रुकी, और उन गुलाबी और रसदार होठों को देखते देखते उसे कल की अपनी अहाना की वो पहली किस याद आ गई, जो इतनी ज्यादा पैशनेट और डीप थी कि इस वक्त वो उसकी संवेदना को अपने होठों पर महसूस कर सकता था।
अनायास ही उसके हाथ अपने होठों को सहलाने लगे और उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। लेकिन इतनी देर में एक पल के लिए भी उसकी नज़र अहाना के होठों से अलग नहीं हुई। वो अब भी लगातार अपनी लालची नज़रों से अहाना के गुलाबी होठों को देखे जा रहा था। अहाना का पूरा ध्यान अपने मोबाइल में चल रही बिजनेस से जुड़ी खबरों को पढ़ने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके बगल का इंसान कब से उसके करीब आ चुका है। अगर अहाना जरा सा भी हिलती तो उसकी बॉडी सिद्धांत से टच हो जाती, क्योंकि इस वक्त सिद्धांत उससे केवल एक उंगली से भी कम की दूरी तक ही दूर था। जैसे ही कार के ब्रेक अचानक से लगे, सिद्धांत जो धीरे करके अहाना के करीब आता जा रहा था, वो अचानक से ही अहाना के ऊपर जाकर गिर गया और अहाना सीट पर लेट चुकी थी और उस वक्त सिद्धांत उसके ऊपर था और दोनों के होठ एक दूसरा से जुड़ चुके थे। हालांकि ये सब कुछ अचानक से ही हुआ था, लेकिन सिद्धांत के लिए तो उसकी बिन मांगे कोई मुराद पूरी हो गई हो। वो तुरंत ही अपने होठों की और तेजी अहाना के होठों पर प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से अहाना को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो आखिरकार अपना मुंह खोल देती है और मौका मिलते ही सिद्धांत अपनी जिभ को तुरंत ही अहाना के मुंह के अंदर फिसलाते हुए उसकी जिभ को सक करना शुरू कर देता है। इस समय जिस चीज को वो एंजॉय कर रहा था, वो इस फीलिंग को शब्दों में नहीं कर बता सकता था। धीरे धीरे उसकी किस और भी ज्यादा डीप होने लगी और वो धीरे धीरे अहाना के पूरे मुंह को शक करने लगा। इस समय अहाना ने ना चाहते हुए भी बहकती जा रही थी। उसके लिए भी ये सब इतना ज्यादा नया था कि वो चाह करके भी इस बार खुद को नहीं रोक पा रही थी। अहाना के ऊपर वाले होठ को अच्छे से सक करने के बाद सिद्धांत अहाना के नीचे के होठों को भी सक करने लगता है। इस समय दोनों को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों के रुकना का कोई भी इरादा था। अहाना के होठ अब थोड़े सूज गए थे, लेकिन सिद्धांत अब भी अपनी किस को नहीं रोकता और दोबारा से अहाना की जीभ को सक करना शुरू कर देता है। अहाना भी सिद्धांत का पूरा साथ दे रही थी, जिससे सिद्धांत और भी बहकता जा रहा था और अपने आप उसके दोनों हाथ अहाना की क्रॉप टॉप के अंदर उसके बरा को सहलाने लगे। इस समय अहाना को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई। सिद्धांत को जैसे ही ये समझ आया, उसने अहाना के लिप्स को छोड़कर अब उसकी गर्दन को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उसके हाथ उसके चेस्ट के अपर की ब्रा को सहला रहे थे। अभी वो दोनों इससे ज्यादा कुछ और कर पाते कि तभी सिद्धांत की पॉकेट में रखा उसका मोबाइल रिंग करने लगा। पहले तो सिद्धांत ने उसको इग्नोर किया, लेकिन 2 बार और बजने के बाद आखिरकार वो अहाना से थोड़ा सा दूर हुआ और अपनी जेब में रखा अपना मोबाइल निकाला, जिसमें उसके ड्राइवर का कॉल था, जो कब से कार को बंद करके बाहर बहुत समय से उनके निकलने का वेट कर रहा था। लेकिन शायद उस ड्राइवर को समझ आ गया था कि अगर उसने उसी समय पर कॉल नहीं किया तो उसके बॉस और उसकी मैडम कार में ही। बस यही सोचकर उसने उन्हें रोकने के लिए कॉल किया। ये जिससे उसका मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन सिद्धांत को मूड जरूर खराब हो गया। उसने ना चाहते हुए भी अहाना को सीट पर पहले जैसे ही बैठाया और कुछ देर तक खुद की ख्वाहिशों को कंट्रोल करने लगा। कॉल आने के बाद से अहाना ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें ऊपर करके नहीं देखा था। इस समय वो ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर ये कॉल ना आ रही होती तो वो दोनों ही इस कार में ही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके होते। अंदर ही अंदर खुद को अच्छे दांत लगाए और खुद से वादा किया कि जब तक वो सिद्धांत के साथ रहने के लिए है, तब तक वो जितना हो सके सिद्धांत को अवॉइड करने की कोशिश करेगी। अब जितना ज्यादा हो सके उससे बचे। आखिर ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए ही था। इतने समय के लिए तो वो खुद को इस एक्स्ट्रा हैंडसम एंड चार्मिंग इंसान के आकर्षण से दूर तो रख ही सकती थी। वो आज जैसी गलती को बिल्कुल भी दोबारा भूल कर भी नहीं दोहराने वाली थी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कोई दिक्कत हो स्टोरी में 2 BTA दीजिएगा। आई विल फिक्स दिस।